हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उपलब्ध हुए हैं, अवेलेबल हुए हैं। आज हम लेकर आए हैं गुप्ता डायनेस्टी सिर्फ 10 मिनट में। यदि आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं या रिवीजन के उद्देश्य से इस क्लास में आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। हम गुप्ता डायनेस्टी को 10 मिनट में काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं। भाई ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, उत्तर से लेकर ये लगभग मध्य भारत, कुछ वाकटक वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक काफी विस्तृत रहा है ये पूरा साम्राज्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे विस्तृत साम्राज्य जो है वो गुप्त शासक ही बना रहे हैं। आप देखेंगे इनका क्षेत्र काफी विस्तृत हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए हुआ क्या है कि जब मौर्य साम्राज्य है तो हमें संगठित साम्राज्य देखने के लिए मिल रहा है। भारत में पहली बार राजनीतिक एकत्रीकरण, राजनीतिक शक्ति संगठित गुप्त साम्राज्य के दौरान हो रही है। जब मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद जो संगठित साम्राज्य है उसकी जगह पर हमें छोटे छोटे, देखिए कुषाण उत्तर भारत में आ रहे हैं, सातवाहन दक्षिण भारत में आ रहे हैं, उसके बाद इंडो ग्रीक्स हैं, शक हैं, पहलव हैं, कुछ विदेशी आक्रांता आ रहे हैं और भारत अब विखंडित हो रहा है। लेकिन गुप्त शासक वापस पूरी तरह से चीजों को, पूरे साम्राज्य को जोड़ रहे हैं और एक बड़ा साम्राज्य लेकर आएंगे। देखिए ये इन मैप से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। यहां आपको पहलव दिखाई दे रहे हैं, यहां आपको सातवाहन दिखाई दे रहे हैं, ये शक वाला इलाका है, ये कुषाण वाला इलाका है। अब भारत में कोई भी एक केंद्रीय शक्ति जो है उसका अभाव है, लेकिन वही अभाव को दूर करने गुप्ता एम्पायर आएगा और वापस पूरे उत्तर भारत पर, बड़े क्षेत्र पर, उत्तर भारत के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करेगा। गुप्त शासक वैसे तो माना जाता है कि ये शुरुआत के जो प्रारंभिक गुप्त शासक हैं जिसमें श्रीगुप्त हैं, उसके बाद घटोत्कच हैं, ये कुषाणों के सामंत ही हुआ करते थे। हालांकि संस्थापक कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त, जो 240 से 280 के आसपास गुप्त वंश की स्थापना कर रहे हैं। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आएगा और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वही 320 से 335, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो संस्थापक तो श्रीगुप्त हो गए, लेकिन श्रीगुप्त को वास्तविक ना मानकर केवल और केवल क्या माना जाता है कि ये गुप्तों के सामंत थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना कर रहे हैं। अब चूंकि देखिए जो सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस तरीके का पूरा एक वर्णानुक्रम हुआ करता था। ये वैश्य वर्ग से हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ भी ये क्या कर रहे हैं? क्षत्रियों के साथ खास तौर पर कहीं ना कहीं ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिससे इनकी अपनी सामाजिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो बढ़े। समुद्रगुप्त के बाद एक और शासक आया है जो भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन कहलाया है। विंसेंट आर्थर स्मिथ करके नाम के एक इतिहासकार हैं जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्टे, जी हाँ, यूरोप के इतिहास का वह शासक जो एक सैनिक के रूप से शुरू होता है, अपने जीवन के कोई युद्ध नहीं हारता और अंततः सम्राट तक पहुंचता है, तो बस नेपोलियन से तुलना की गई है। और हरिशेन नाम का एक कवि है, दरबारी लेखक है, जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कर रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में कहते हैं कि ये कभी नहीं हारा, है ना, चक्रवर्ती सम्राट था और उत्तर भारत लगभग अपने आसपास के जितना क्षेत्र था वो सब कुछ उसने जीता। दक्षिण भारत के राज्यों पर सीधा उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया, जबकि उसकी जगह ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नाम की नीति अपनाई, क्योंकि वो जानता था कि उत्तर से दक्षिण पर कमांड करना, कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ उसने कराया था, वीणा वादन वो किया करता था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आएगा और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हमें देखने के लिए मिलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाता है। इसके पीछे एक कहानी विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, और विशाखदत्त ने ही एक और किताब लिखी है देवी चंद्रगुप्त गुप्तम नाटक में, एक कथा, एक प्रसंग हमें देखने के लिए मिलता है कि रामगुप्त के समय पर शक शासक था, एक उसका आक्रमण हुआ। ध्रुव देवी इसकी पत्नी थी, पत्नी को इसने शक शासक को सौंपने का निर्णय लिया और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम जो है वो इस बात का विरोध करता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है, शक शासक को हराता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर गुप्त वंश की गद्दी पर बैठ जाता है। 380 से 412 के आसपास का ये समय है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में 14 शासक हुए हैं। कितने शासक? 14। उन 14 शासकों में ये सबसे प्रमुख है और एक शासक हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी मिलता है। आपको मालूम है कौन सा शासक है वो? हेमो विक्रमादित्य के नाम से वो शासक जो है वो जाना जाता है। इसने शकों को पराजित किया था। इसी का समय है जहां चीन का एक यात्री फाह्यान आ रहा है और फाह्यान भारत में आकर फो यू की नाम की किताब लिख रहा है। मालवा वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, दक्कन का जो पठार है,
मध्य प्रदेश, इंदौर, उज्जैन के आसपास का वो क्षेत्र है, मालवा में ये जा रहा है, क्योंकि उज्जैन इस समय दूसरी राजधानी हुआ करती थी, द्वितीय राजधानी हुआ करती थी, और मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु बता रहा है फाहियान। तो फाहियान इसके समय की उन्नति के बारे में भी बता रहा है। आगे चलकर स्कंदगुप्त का शासन आएगा। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील जो है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, ठीक है, और हूण आक्रमण भी जो है स्कंदगुप्त के समय शुरू हो जाएंगे। हूणास कौन है? ये भारत का गुप्त एम्पायर है। ये देखिए आप हूण एम्पायर देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा व्हाइट हूण्स का एरिया है, ये लगातार भारत में आक्रमण करते हुए दिखते हैं हमें। तो ये प्रमुख बातें हो जाएंगी जो आपको याद रखना है। इसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त के पहले कुमारगुप्त आया था। हाँ जी, कुमारगुप्त को हम स्किप कर गए। देखिए कुमारगुप्त का समय अभिलेखों का काल है, इसके समय बहुत सारे अभिलेख जो हैं वो लिखे गए, और विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं सदी के आसपास बना था वो भी कुमारगुप्त प्रथम के समय का है। आगे चलकर 1397-1398 कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जो मोहम्मद गौरी का एक और सेनापति आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आगे जा करके इस पूरे विश्वविद्यालय को क्या करेगा? तब न केवल इस विश्वविद्यालय को बल्कि भारत के और भी जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें उनको तोड़ देगा, ध्वस्त कर देगा। और कहते हैं ये विश्वविद्यालय तो काफी समय तक फिर जलता भी रहा था, लगभग 3 महीने तक। अब यदि बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो देखिए मौर्यों ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो अत्यधिक केंद्रीकृत था। इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लेकर आए, ठीक है। सामंत, जो सामंतीकरण व्यवस्था है वो हमें यहां देखने के लिए मिलेगी। मौर्यों की अपनी सेनाएं हुआ करती थी, गुप्त शासक सामंतों की सेना पर पूरी तरह क्या होते थे? निर्भर होते थे। इसीलिए उतना बड़ा क्षेत्र जितना मौर्यों ने स्थापित किया गुप्त नहीं कर पाए। ग्राम हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट को विषय कहते थे, राज्यों को भुक्ति कहते थे, सबसे ऊपर साम्राज्य हुआ करता था। इस तरीके का पूरा वर्णानुक्रम हमें देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के, दीनार और चांदी के सिक्के, रुपया किन्होंने जारी किए। इसीलिए देखिए गुप्त काल ना भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। यहाँ कला, साहित्य, व्यापार, बहुत सारी चीजों में समृद्धता हमें देखने के लिए मिलती है। वास्तुकला के मामले में हमें समृद्धता देखने के लिए मिलती है। सामाजिक स्थिति जो है वो अन्य समय के अगर हम सापेक्ष बात करें तो ज्यादा बेहतर हमें देखने के लिए मिल रही है। रोमन साम्राज्य के साथ भारी व्यापार हुआ, विदेशी सोने का भारी मात्रा में यहाँ आयात हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए सर्वाधिक सोने के सिक्के हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए भूमि अनुदान हुआ करता था। एक सामंतवाद जो है ना, वो सामंतवादी सिस्टम पूरा हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। शूद्रों की स्थिति बेहतर हो रही है, वो कृषक बनते जा रहे हैं। पुराण सुनने की उनके पास अधिकार है। महिलाओं की स्थिति में भी थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है भारतीय इतिहास में वो हमें गुप्त काल में ही देखने के लिए मिलता है। सागर, मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर जिसका प्राचीन नाम ऐरण हुआ करता था, वहां पर से हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है ऐरण अभिलेख से। जहां एक शासक था, गुप्त शासक, भानुगुप्त नाम का एक शासक है, और वहां पर गोपराज नाम का एक सैनिक था। गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु के बारे में यह पूरा का पूरा सती अभिलेख है, ऐरण अभिलेख है। 510 ईस्वी के आसपास का समय हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर जो भागवत धर्म है या वैष्णव धर्म है, क्योंकि इनका चिन्ह भी गरुड़ हुआ करता था, उसका सबसे ज्यादा हम कहें कि उदय हुआ है। साहित्य और विज्ञान का स्वर्ण युग है। कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके द्वारा बहुत सारे 7 प्रमुख ग्रंथ जो है ना वो यहां पर लिखे गए हैं। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, विक्रमवर्षियम, आर्यभट्ट भी यहाँ पर हैं, ठीक है। नाटकों में भी बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। निश्चित तौर पर साहित्य की दृष्टि से ये काफी समृद्ध समय है। पतन क्या था? पतन के कारण क्या है? देखिए कोई भी साम्राज्य, हम जानते हैं कि साम्राज्य पहले टॉप पर जाएगा, पीक पर जाएगा, और फिर उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। डिक्लाइन के कारण हूण आक्रमण है, कमजोर उत्तराधिकारी हैं, केंद्रीय प्रशासन कमजोर है क्योंकि सामंती व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं रोमन व्यापार भी प्रभावित हुआ है। और यही कारण है कि पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य जो है वो पतन की ओर चला जाएगा भाई। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण चीजों को हमने डिस्कस किया। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं टेलीग्राम से जुड़ी हुई। साथ ही हमारे जो बैचेस हैं आप उनमें आ सकते हैं। देखिए अल्टीमेट 2.0 बैचेस हमारे चल रहे हैं, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, जहां हम डिटेल्ड में चीजें पढ़ रहे होते हैं। आप मेरा फैकल्टी कोड जब भी आप बैच परचेस कर रहे हैं AD22 का इस्तेमाल कीजिए। जो भी ऑफर डिस्काउंट आपको दिख रहा है उससे आपको ज्यादा बेनिफिट यहां मिलने वाला है। साथ ही जब भी आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे सीधा कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप
इस जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आप इस पर मेल कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं, कंसर्न है, उसके बारे में हम बात यहां पर कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। इस नंबर पर आप डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी इस मेल आईडी पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए और इस तरह के और भी चीज़ें आपके रिवीजन के लिए हम आपके फाउंडेशन के लिए हम लाते रहेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।